हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो राम आ गया भाई 8th क्लास में रे ऑप्टिक्स के। ट्राई करूंगा आज पूरी रे ऑप्टिक्स खत्म कर दूं। हालांकि मेरा पढ़ के हो गया है, बस क्लास रिकॉर्ड करनी है। यार दिन भर पढ़ते पढ़ते शाम तक हिम्मत नहीं बचती क्लास रिकॉर्ड करने की। तुम खुद सोचो, आप लोग बोलते हो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास। एमआर सर की क्लास दिन में 3 4 5 क्लास लेने में ही हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे ही नहीं बोला जाता। नमक में नहीं, सब्जी में नमक स्वाद अनुसार, और एमआर की क्लास औकात अनुसार। 5 क्लास ले तो लेता हूँ मैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाता। सच में बता रहा हूँ, ले लेता हूँ 5 क्लास। लेने में 10 घंटे की क्लास मतलब 13 14 घंटे, 13 घंटे लग जाते हैं, 12 13 घंटे। क्योंकि क्वेश्चन खुद ही पॉज करके एक बार ट्राई करना होता है। आप लोग करते हैं या सिर्फ देखते हैं? स्टार्ट करते हैं भाई, बकवास की बातें करते हैं बंद। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है हमारा भाई पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वेसल है जो 2H जिसकी डेप्थ है, आधी वो फिल्ड की गई एक लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 है, और आधी उसको फिल किया गया दूसरे लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो हमको बतानी है, दोनों इमिसिबल लिक्विड है मतलब मिक्स नहीं हो सकते। तो एपेरेंट डेप्थ बतानी है इनर सरफेस ऑफ बॉटम ऑफ द वेसल कितनी होगी। तो एक बात बताओ, एपरेंट डेप्थ होती कितनी है? एपरेंट डेप्थ कितनी होती है? कल ही सीखा था, डी एपरेंट डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में ऑब्जर्वर हो या रिफ्लेक्टेड रे हो उसका इक्वल टू जो दूसरा मीडियम है उसकी रियल डेप्थ जो कि यहाँ पर एच है, डिवाइडेड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस उसकी हाइट डिवाइडेड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम तो बाहर से देख रहे हैं, ये हमारी सुंदर सी आँख है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। एयर का जनरली 99.9% 1 ही होता है। तो डी एपरेंट क्या आ जाएगा? ये मेरा 1 हो जाएगा। अब एच क्या है? एच तो सिंपली एच है, तो एच को कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे एलसीएम लेने नहीं आता है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, और एक 2 पहले से है। तो ऊपर क्या हो गया? ऊपर 2√2 प्लस √2 हो गया, नीचे क्या हो गया? 4 हो गया। अब एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ पर ऊपर में √2 कॉमन लेता हूँ तो एक जगह पर 2 बचेगा, एक जगह पर 1 बचेगा, नीचे क्या है? 4 है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3√2 डिवाइडेड बाई 4। अब एक ये यच तो मैंने इग्नोर मार दिया था, अरे भाई ये कॉमन लिया है ना, तो यच पहले से ही है, यहाँ पर भी यच होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रूट रूट 2 और 3H डिवाइडेड बाई 4। ऐसा कोई ऑप्शन जरूर होगा। ऐसा ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है, मतलब ये वाला आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बेटर, अच्छा क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया था, गुड क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं लगा तो कोई डरने की बात नहीं, सीखिए, क्योंकि मुझसे भी नहीं लगा था, ये लेवल अप है इसीलिए। अब एपरेंट डेप्थ वाटर की बतानी है। जब वाटर टैंक का डायमीटर 2r सेंटीमीटर है, वो रिड्यूस हो रहा है किस रेट से? x सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन वाटर बीइंग ड्रेन आउट, जब पानी बाहर निकल रहा था कांस्टेंट रेट से, मतलब कुछ ऐसा एक भरा है फिर वहां से पानी नीचे जा रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन इन सीसी पर मिनट। अब ये सीसी क्या होता है? ये होता है क्या? वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक इसको वॉल्यूम कह सकते हैं। सीसी क्यूब का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कुछ मीटर क्यूब के यूनिट जैसा है। तो ऊपर क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, नीचे क्या हो गया? मिनट हो गया। तो ये क्या है? ये एक तरह से ऊपर वॉल्यूम है, नीचे टाइम है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की मुझे N1 दे दी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर है उसकी N2 दे दी है। तो क्या करेंगे भाई? तो करेंगे ये कि जो हमारी एपेरेंट डेप्थ होती है वो अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? एपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू रिफ्रैक्टेड रे का या फिर ऑब्जर्वर का। अब एपेरेंट डेप्थ ऑब्जर्वर बाहर से ही देखेगा ना, ये देखो आँख बनी है, तो इसका म्यू N1 दे दिया है तो N1 रख देंगे, इज इक्वल टू हाइट कितनी है इसकी? जितने हाइट में पानी है, h है, तो एच कर देंगे, डिवाइडेड बाई पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब एक काम करो, आप इसको डिफरेंशिएट करो। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर वाला है क्या? एक तरह का डिस्टेंस ही है, और ये तो कांस्टेंट है। तो जब हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा? डी एपरेंट डिवाइडेड बाई डी टी, और N1 पहले से है, इज इक्वल टू डी एच डिवाइडेड बाई डी टी, N2 पहले से है, तो डी टी से डिवाइड कर देंगे भाई जब हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं इसको इस तरफ ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों लेके जा रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप था कि आपको ये सोचना कि मुझे डिफरेंशिएट करना है। क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि मुझे अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, जो पानी निकल रहा है वो बताना है। तो मुझे एक तरह से वॉल्यूम बताना है। ये है क्या? ये वॉल्यूम है। तो कितना वॉल्यूम
पर मिनट निकल रहा है वो बताना है। अब वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम सिंपली एरिया इंटू क्या होता है, लेंथ, या फिर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ ही होता है ना। 3 लेंथ होती है, 2 लेंथ इसमें आ जाएंगी और एक इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर लेंथ की जगह पर इसकी हाइट होगी, तो एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाई dt। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एरिया क्या होगा? इसका एरिया तो सर्कल जैसा होगा, तो ये तो सिंपली पाई आर स्क्वायर होगा। अब डायमीटर 2r था तो रेडियस r हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, होगा किसका? एच का, क्योंकि पानी ही तो कम हो रहा था। अरे भाई पानी ही तो कम हो रहा था, पानी का गिरना ही तो वेरिएबल था, ऐसे ऐसे पानी नीचे गिर रहा था। तो अब हमने ये पहले जो डिफरेंशिएशन किया था इसी दिन के लिए किया था, तो इसको इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर n2 बाई n1 डी एपरेंट बाई dt। ये क्या हो जाएगा? मेरा यही आंसर हो जाएगा, पक्का? आई थिंक सो। एक मिनट, ये जो डी है, डी कुछ उसको अलग कर सकते हैं क्या? मान लिया एक इंटरवल पर कि यक्स डिस्टेंस खाली हुआ है, मान लिया यक्स डिस्टेंस खाली हुआ है, तो कुछ होगा क्या? नहीं, ये यक्स कहाँ से आ रहा है? ये डी एच बाई डी टी को यक्स मानना है। अब ये कैसे समझ में आएगा? ये ऐसे समझ में आएगा कि यक्स सेंटीमीटर पर मिनट खाली हो रहा था, तो ये क्या है मेरा? ये मेरा है, इतना मुझे खाली होते हुए दिख रहा है, तो इसकी जगह पर मैं यक्स लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर यक्स लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर n2 बाई n1 इंटू यक्स। क्वेश्चन को इसीलिए ध्यान से पढ़ना होता है, यक्स कहाँ से आया यही नहीं समझ रहा था। तो ये क्या है? ऐसा इसको दिख रहा था, एपरेंट डेप्थ मतलब वो x लग रही थी उसको, खाली हो रहा है, तो ऐसा कौन सा आंसर है भाई? ऊपर x है, n2 बाई n1 है, n2 बाई n1 तो इसमें ही है, मतलब सेकंड वाला मेरा आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब एक बात बताना, यहाँ पर सर ने एक्सप्लेन किया था कि जब इंसिडेंट रे जा रही है और एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तभी मेरा क्या होता है? तभी मेरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाए 90 डिग्री, जो आई सी है, आई सी सिंपली जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उसी को हम ये बोलते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में उससे कोई रिलेशन नहीं है, हमको सिंपली म्यू बताना है और यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो साइन आई कितना है यहाँ पर? 45 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन 90 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एयर है तो 1 हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई √2 इंटू म्यू। तो म्यू क्या हो जाएगी? सिंपली √2 हो जाएगी। बस इतना ही हमको निकालना था और कुछ नहीं निकालना था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग का नीड था। क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि पूछा क्या है। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। हमको रिफ्रैक्टेड एंगल बताना है, तो क्या आपको स्नेल्स लॉ पता है? इस मीडियम में वेलोसिटी दे दी है, इस मीडियम में वेलोसिटी। स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है, आगे बहुत जगह काम आने वाला है, इसको ध्यान रखना। प्रिज्म के 50% क्वेश्चन इससे होते हैं। अब आई की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो आर की वैल्यू हमको बतानी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और नीचे क्या है? नीचे है मेरा साइन आर, और पहली वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸। दूसरी वेलोसिटी कितनी है? 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸, इससे ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 3/2 ही रहने दो, एक काम करो अभी काटो मत। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे साइन आर चाहिए, तो ये √3/2 साइन आर है। साइन आर को उस तरफ भेज दो, तो √3/2 इसको नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, इज इक्वल टू साइन आर। इससे ये कैंसिल होगा, हाँ इससे ये कैंसिल होगा, और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो 1/√3 मेरा क्या आ जाएगा? साइन आर की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे आर चाहिए, तो आर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। ये मेरे आर की वैल्यू हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। √3 ही होगा ना पक्का? हाँ 3/2 है, हाँ वही होगा। हालांकि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि ये रूट होता तो आर की वैल्यू 45 आ जाती। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल नीट 2024 का क्वेश्चन है भाई, पहले बता देता हूँ, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट जो है वो t1 टाइम ले रही है x डिस्टेंस चलने में, किसमें? वैक्यूम में। वो सेम लाइट t2 टाइम ले रही है 10x चलने में किसी मीडियम में। तो स्नेल्स लॉ का जो एक चौथा फॉर्मूला बताया था सर ने, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1
इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू, अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो कौन सा फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम t2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस d1, ये था स्नेल्स लॉ का चौथा फॉर्मूला। तो बस यही इसमें अप्लाई करना है, तो कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल एंगल, इसका क्या मतलब, क्रिटिकल एंगल तभी आता है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल 0 नहीं भाई 90 हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर मैं इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखूं साइन आई सी, ये होगा मेरा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ओके ओके। और रिफ्रैक्टिंग एंगल साइन आर है तो ये 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू, मुझे क्या बोला कि x डिस्टेंस t1 टाइम में, तो d1 x हो गया, t1 मेरा कितना हो गया x, d1 मेरा x हो गया और टाइम t1 हो गया, ठीक है भाई। और t2 टाइम लग रहा है 10x में, तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है ये 10x और यहाँ पर है t2, x से x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स ऑफ t1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी t2 बाई t1 इंटू 10। अब यहाँ से मेरा आई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई सी की वैल्यू तो पूछी है, साइन इनवर्स ऑफ t2 बाई 10 टाइम्स ऑफ t1, t2 10 टाइम्स ऑफ t1। अब t2 ऊपर है नीचे 10 है, मतलब सेकंड वाला। मैंने 2024 में ये सवाल नहीं अटेम्प्ट किया था, झूठ नहीं बोलता मैं। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, उतना हार्ड है नहीं, देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। करते हैं इसको फटाफट से। क्या है भाई, लाइक दो मीडियम में ट्रेवल कर रही है M1 M2 में, एक में स्पीड इतनी है एक में स्पीड इतनी है, तो क्रिटिकल एंगल बताना है। क्रिटिकल एंगल हो रहा है तो पक्का है कि भाई रिफ्लेक्टिंग एंगल 90 होगा, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब साइन आई सी, नीचे साइन 90 की वैल्यू 1 लिख दिया हूँ, ये क्या होती है v1 बाई v2, v1 कितना है 1.5, v2 कितना है 2.0 इंटू 10⁸। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैं v1 v2 ऐसे कैसे डायरेक्ट लिख दिया, म्यू2 म्यू1 ऊपर होता है कैसे, कुछ नहीं सोचना है। साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है कि नहीं होती है, हाँ होती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 0 से 1 तक होती है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू कभी बड़ी हो गई, ये वैल्यू छोटी हो गई, तब तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी आने लगेगी। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी होती ही नहीं है ना, साइन का रेंज ही है -1 से +1 तक, 1 से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती। तो आप ये काम करना, जब भी ये क्वेश्चन दिखे ऊपर छोटी वाली वेलोसिटी नीचे बड़ी वाली वेलोसिटी, बस कुछ नहीं करना। वेवलेंथ दिखा, ऊपर छोटा वाला वेवलेंथ नीचे बड़ा वाला वेवलेंथ, कंफ्यूजन हो रही होगी तो। अगर मान लो कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा, ऊपर छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे बड़ा वाला, म्यू1 म्यू2 v1 v2 का झंझट खत्म हो गया। इससे ये कटा, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15 5 चौक 20, 3/4। अब एक बात बताओ, आई सी की वैल्यू कितनी आ रही है, आई सी की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/4 आ रही है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू मेरी 3/4 आ रही है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा, रूट का 7, 3 3 का 9, 4 चौक 16 -3 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे, ऑप्शन कॉस साइन 10 के फॉर्म में, तो पहले 10 वाला देखते हैं। 10 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा 10 का वैल्यू। तो ऐसा 10 का वैल्यू दिया है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। जब आपको चेंज करना हो तो ट्रायंगल यूज किया करो, सबसे आसान होता है। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जेईई मेन का क्वेश्चन है तो भाई अच्छा होना लाजमी है। इस क्वेश्चन के लिए आपको छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, जो हम ईएम वेव से पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी होती है वो होती है c बाई डिवाइडेड बाई म्यू किसी मीडियम में इनटू किसी मीडियम में। अब क्या, अब अगर मुझे क्या करना हो, इसी को चेंज करके तो ये लिखते हैं c डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं 3 इंटू, ये यहाँ पे 1 होता है, ये मीडियम नहीं होगा, ये आर होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी और दूसरा का नाम क्या है, नाम भूल गया मैं, नाम से क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इसी को हम क्या बोल देते हैं, म्यू बोल देते हैं, जो कि ये कांस्टेंट होता है। बस इतना डेटा आपको पता होना चाहिए, बस हमारा सवाल अब हो जाएगा। क्या है भाई क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में बोला कि जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, वाइट वेव है, वो डिक्रीजेस 2 हो रही है, 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, मतलब सी के कंपेयर में। तो वेलोसिटी किसी मीडियम में 0.2% नहीं 0.2 टाइम्स कम है, किसके कंपेयर में, सी के कंपेयर में। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया, रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी नाम है भाई टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये और ये मेरा x/1 है, तो हमको x की वैल्यू बतानी है। सोचो जरा कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ मुझे,
वही जो अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था कि v इज इक्वल टू सी बाई रूट के अंदर एप्सिलॉन रिलेटिव वाला इंटू परमिएबिलिटी, रिलेटिव वाला होता है। अब अगर मैं एक काम करूं, कौन सा काम, ये किसी मीडियम में होता है, अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूंगा तो 0 पॉइंट ये इसके बराबर है इंटू सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब जब सी से सी कैंसिल हो गया तो एक काम करेंगे हम, कौन सा काम करेंगे, 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर कर देंगे तो होगा क्या, जब स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। हाँ, तो जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा नीचे, ई आर इंटू म्यू आर। ठीक है, स्क्वायर किए हैं तो ये 1/5 जो है वो 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ई आर इंटू म्यू आर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, सिंपल है 25। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या रिलेशन दिया है, ये अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था सी बाई म्यू इज इक्वल टू ई, क्या था, ई था, सी था, सी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ई आर इंटू म्यू आर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सी से सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई आर इंटू म्यू आर। अब इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर ये, तो इसकी जगह पर ये लिखूंगा तो ई आर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ई आर इंटू म्यू आर हो जाएगा इज इक्वल टू x/1। अब ये ई आर म्यू आर उसको समझ ही नहीं रहा होगा, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा नहीं होगा, तो उसमें मेरी गलती है, सही से बताओ, मेरी गलती है नहीं ना। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो ई आर डिवाइडेड बाई 25 हो गई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1। एक चीज़ हमने नोटिस नहीं की, यहाँ पर हमको म्यू यफ दिया है, वो यफ नहीं है, म्यू यम है, तो यहाँ पे इसकी जगह पर म्यू एम नहीं म्यू आर कह सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 दी है तो मेरा ई आर अब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके अंदर भी ये 1 हो जाएगा, ये रूट के अंदर 25 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी। तो ऊपर 25 नीचे रूट 25 मतलब 5 इज इक्वल टू x/1, 5 से 5 कटा, x की वैल्यू 5 आ गई। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी भाई नीट 2024 में आ चुका है, अच्छा सवाल था। सवाल में कुछ अच्छा था नहीं, सिर्फ ये चीज़ सोचना था हमको कि स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है। रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है स्क्वायर स्लैब पे, ऐसे कि इंसिडेंट एंगल 45 बन रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास व्हाट मस्ट बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसकी वैल्यू हमको बतानी है, हमको सिंपली यहाँ पर म्यू की वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन नीट में कभी कभी आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं, सच में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं इसीलिए। अब इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर एट वर्टिकल फेस, मतलब यहाँ पर मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए ये इंसिडेंट रेडिएशन हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड, ये यहाँ पर आर की वैल्यू 90 है क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्वेश्चन में ही बता दिया। अब क्या, अगर मैं एक बात कहूँ कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं अगर इस पॉइंट ओ पर स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू बाहर का इंसिडेंट, तो साइन 45 इंटू 1 इज इक्वल टू ये इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2। मुझे क्या बताना है, म्यू साइन आर को साइन आर एज इट इज रहने दो। एक काम करो, इस म्यू को इधर उतार लो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, तो मुझे तो आर पता नहीं है, तो यहाँ से तो म्यू की वैल्यू नहीं पॉसिबल है। तो एक काम करें क्या, कौन सा काम, कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पर भी स्नेल्स लॉ लगा दें तो शायद हमारा कुछ काम बन जाए। ये इस पॉइंट पर जब स्नेल लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बना रही है, तो साइन 90 इंटू 1 हो जाएगा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आर की वैल्यू, और जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो ग्लास से आ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा और उसका जो इंसिडेंस है वो साइन आई डैश होगा। अब ये आई डैश होगा कितना, सोचने वाली बात ये है, कितना हो सकता है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बनाऊँ, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाऊँ तो ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 माइनस आर ही होगा, तो मेरा जो इंसिडेंस एंगल होगा आई डैश वो 90 माइनस आर हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस आर मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा, कहाँ पढ़ा है, बेसिक मैथ में। तो इसको हम लिख देंगे म्यू कॉस आर इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमारा कॉस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/म्यू, सिंपल। अब एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे क्या करना है भाई, उससे मुझे ये करना है
कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के इक्वल करना है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर रूट को 2 बना देगा, प्लस यहाँ पर सिंपली सिर्फ म्यू स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे कैसे भाई, म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो और 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो 3/म्यू स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, म्यू स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो म्यू स्क्वायर इस साइड गया, ये हो गया 3/2 और इसको हम रूट के अंदर ले लेंगे, रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू। तो क्या मेरे म्यू की वैल्यू 3/2 आ गई? हाँ, मेरे म्यू की वैल्यू 3/2 आ गई, मतलब मेरा फर्स्ट आंसर है। इसका एम आर स्टार क्या था भाई? इसका एम आर स्टार ये था, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन चेंज है लेकिन नीट में ऑप्शन ऐसा नहीं था। इसका एम आर स्टार ये है कि अगर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका म्यू जो है वो एयर से तो ज़्यादा ही होगा। एयर का कितना होता है 1, एयर का कितना होता है 1, तो 1 से ज़्यादा केवल एक ऑप्शन था जो नीट में सवाल आया था, यहाँ पर नहीं है बट नीट में था। अब अगला सवाल करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि एक मेरा हाउ मच वाटर फिल्ड इन कंटेनर, 21 सेंटीमीटर हाइट का कंटेनर है। सो इट अपीयर, ऐसा मुझे लगे या फील हो जब मैं व्यू करूं टॉप से कंटेनर के कि वो आधा भरा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जब हम बाहर होते हैं ये अंदर होता है, तो मछली वाला केस याद है? हम बाहर थे, मछली पानी में थी, ये मेरी मछली है, मैं बायो का स्टूडेंट हूँ फिर भी मुझे मछली बनानी नहीं आती, ऐसे थी। ये खरगोश बना रहा है कि मछली? अबे चिड़िया बन गई। रुको यार, एनिमल किंगडम में बनाया तो था, छोड़ो। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मछली जितने हाइट पर एक्चुअल में होती है उससे ऊपर दिखती है। मतलब मुझे सिर्फ लगना चाहिए कि ये आधा भरा है, मतलब 21 है तो ये 10.5 मुझे लगना चाहिए। तो जितना लगता है उससे नीचे हाइट होती है जब रेयर से डेंसर में देखते हैं। तो यहाँ पर भी तो एयर से हम पानी में देख रहे हैं, तो मुझे लगना चाहिए आधा, तो आधे से कम होगा तभी तो आधा लगेगा। ये तो भाई सिंपल सा है ना कि आधे से, एक मिनट, आधे से ज़्यादा होगा तब मुझे कम लगना चाहिए ना। मतलब आधा कितना होगा इसका 10.5, तो या तो 12 होना चाहिए या तो 15 होना चाहिए, तब मुझे ऐसा लगेगा कि वो आधा ही भरा है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि मछली होती नीचे है लेकिन हमको दिखती ऊपर है। अब एक बात बताओ, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। तो क्या आपको याद है डी अपरेंट वाला फॉर्मूला? हाँ, मान लिया कि इसका डिस्टेंस x है तो मेरा जो डी अपरेंट होगा डिवाइडेड बाई जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मतलब रिफ्रैक्टेड रे का या ऑब्जर्वर का म्यू इज इक्वल टू डी रियल, जो रियल है डी रियल कितना है x है, डिवाइडेड बाई उसका म्यू। तो मैं बाहर से देख रहा था तो मुझे कितना दिखेगा 21 माइनस x, और एक्चुअल में है कितना x, एक्चुअल में x है, मुझे दिख रहा है 21 माइनस एक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू 21 माइनस एक्स को इस तरफ लेके जाओ, 21 इज इक्वल टू 3/4x प्लस एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3 7x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 21। 21 4 डिवाइडेड बाई 7 7 चौक 28 इज इक्वल टू x, तो 4 × 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। हाँ, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या यार हम कैलकुलेशन में? इसको इस साइड लेके गए, 4 चौक 16, 12 सते 84, नहीं 4 सते 28, ओ गलत काटा, देखो 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 है ना, ये 7 को नीचे लाया, इसके 7 3 के 21, तो 4 3 कितना हो जाएगा भाई 12 ही तो होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसीलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस ऑफ इमेज बतानी है, मतलब कितनी इमेज में शिफ्ट होगी। तो आज से आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो शिफ्ट होगी वो मेरी कितनी होगी, जो डी रियल होगा और जो डी एपरेंट होगा। एपरेंट का क्या मतलब है? जो मुझे लग रहा होगा कि इतना है, ठीक है। तो डी रियल कितना है, रियल में ये कितना दूर है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। रियल में ये डी डिस्टेंस प्लस टी डिस्टेंस पर है, तो डी प्लस टी हो जाएगा। अपरेंट कितना है, अपरेंट मतलब मुझे लग कितना रहा है, तो डी अपरेंट इज इक्वल टू नीचे 1 आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये कितना है टी डिवाइडेड बाई म्यू। अपरेंट ये है तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा डी प्लस टी बाई म्यू। अब ये हो गया डी प्लस टी माइनस टी बाई म्यू, डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया टी माइनस टी बाई म्यू। अगर मैं टी को कॉमन ले लूँ तो 1 - 1 बाई म्यू मेरा शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको
याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नैरो पैरा एक्सियल रे कन्वर्जिंग टुवर्ड द पॉइंट आई, अ प्लेन पैरेलल प्लेट ऑफ ग्लास थिकनेस टी जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में उसको पाथ में लाया तो कन्वर्जेंस पॉइंट कितना शिफ्ट होगा। तो अभी भी ऊपर हमने किया, कितना शिफ्ट होगा भाई, वो शिफ्ट होगा टी इंटू 1 - 1/μ। अभी अभी तो ऊपर किया ना, हाँ इतना ही शिफ्ट होगा। अब हमको वेलोसिटी ऑफ फिक्स बतानी है, वेलोसिटी ऑफ फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, यहाँ पर फिश है, तो कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। हालांकि इसकी वेलोसिटी 24 है वो तो मुझे पता है, लेकिन ये पानी में होने की वजह से इसकी वेलोसिटी कुछ डिक्रीज होगी। देखो इसकी कैपेसिटी इतनी है तो पानी की वजह से तो कुछ स्लो होगा। एक काम करेंगे, जैसे हम डिस्टेंस के लिए करते थे अपरेंट डिस्टेंस के लिए, वैसे वेलोसिटी के लिए करेंगे। क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय ऑब्जर्वर। ये किसकी वेलोसिटी है, ये मेरे इमेज की वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाई जहाँ पर ऑब्जर्वर है उसका म्यू, ऑब्जर्वर बाहर है, इज इक्वल टू रियल स्पीड। रियल स्पीड का मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाई उसका म्यू। इसका म्यू कितना है भाई, 4/3, तो यहाँ पर 4/3 कर लो। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 24 है, 4/3, 4×6 = 24, 6×3 = 18, तो 18 मेरा आंसर आ गया कि ये ऑब्जर्वर इसको 18 से आते हुए देखेगा, भले से ये 24 से आ रही है फिर भी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाटर में है। अब इसमें देखो एक बर्ड है, एक बर्ड है स्टेशनरी, अ वेलोसिटी ऑफ बर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मान लो यहाँ पर मछली बैठी हुई है, यहाँ पर मेंढक या मछली कुछ भी बैठी हुई है और बर्ड उसको आ रहा है खाने के लिए, वो 10 से रहा है लेकिन इसको लगेगा कि ये इससे तेज आ रहा है, इसीलिए तो मछली बच जाती है, समझे। तो एक काम करेंगे, सेम वही कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप इसको सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ इमेज जो ये देखेगा, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वर का म्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का म्यू डिवाइडेड बाई जिसमें ये ऑब्जेक्ट है। तो एक बात बताओ मुझे, कौन सी बात की, यार कुछ डायग्राम उल्टा तो नहीं बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ठीक है, एक बात बताओ, ये जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, पानी में, तो नीचे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये इसको कितने वेलोसिटी से देखेगा आते हुए वही तो निकालना है, इज इक्वल टू एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, ये है कहाँ बाहर, तो ये मेरा हो जाएगा vi इज इक्वल टू 10 इंटू 3/4 या 4/3, 4/3। तो एक काम करो, 10×4 = 40, 40/3, 3×3 = 39, 13.33 मेरा आंसर आ जाएगा। बताया था ना कि जो मछली होगी उसको जो ईगल आती हुई दिखेगी उसको कैच करने के लिए जितनी स्पीड से एक्चुअल में आ रही उससे ज़्यादा दिखेगी, इसीलिए मछली बच जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक आइस क्यूब है, वैसे तो ये 7वां क्वेश्चन था लेकिन मैंने मिस कर दिया था, तो जब मैं चेक करने लगा इमेज को, पीडीएफ को वेरीफाई करना पड़ता है ना, तब देखा। एक आइस क्यूब है, उसके अंदर एक बबल है, वन साइड अपेरेंट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, एक साइड से अपेरेंट डिस्टेंस 12 है, व्हेन लिम्ड फ्रॉम अपोजिट साइड, जब दूसरे साइड से देखा तो अपेरेंट डिस्टेंस बबल का 4 सेंटीमीटर था। इफ द साइड ऑफ आइस क्यूब, इस सच में इसकी आइस क्यूब की साइड 24 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। क्या हमको एक बात पता है, कौन सी बात, कि d1 + d2 इज इक्वल टू 24 होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 24 होगा। अब ये डिस्टेंस है क्या, ये तो क्या डिस्टेंस है, अपेरेंट वाला, तो अपेरेंट वाले डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं, डी अपेरेंट, एक 12 है और एक कितना है 6 है, एक मेरा 12 है, एक मेरा 12 है, एक मेरा 4 है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे करता हूँ, तो हम लिखते हैं कि अपेरेंट डिस्टेंस 12 डिवाइडेड बाई उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो 12 ये डिस्टेंस हो गया जहाँ से हम देख रहे हैं इस ऑब्जर्वर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस d1, मान लिया एक्चुअल डिस्टेंस d1 था, ये अपेरेंट नहीं एक्चुअल है, तो रियल डिस्टेंस d1 था, डिवाइडेड बाई रियल डिस्टेंस का म्यू मान लिया मैंने, तो दोनों साइड तो म्यू सेम ही होगा, यहाँ का म्यू यहाँ का म्यू क्योंकि आईसी है, इसको इक्वेशन ये ले लिए। अब सेम चीज़ अपेरेंट डेप्थ 4 था और हम बाहर से देख रहे हैं, और रियल जो डिस्टेंस है वो, या रियल डेप्थ कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई म्यू, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से क्या मेरे d1 की वैल्यू 12 म्यू हो गई और यहाँ से d2 की वैल्यू 4 म्यू, तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d1 की वैल्यू 12 म्यू, अरे यार बड़ा हो जा, तो 12 म्यू प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 24, 12×4 = 16। अरे यार ये क्या हो गया, इतना टैब खाली किया फिर भी लैग हो रहा है यार, मैं देख नहीं रहा था अपने आप को, पता नहीं 16 में हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत हो गई हो तो देख लो भाई, यहाँ पे मैं फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, नहीं तो 16 में इज इक्वल टू 24, 4 से काटो, 4×4 = 16, कितनी आ जाएगी 3/2,
2, मतलब ये वाला आंसर। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।